IBN 7 हौसला है। नमस्कार, 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। देश दिन भर में हम आपको दिखाएंगे देश के कोने कोने की खबर, और ये खबरें आप तक पहुंचा रही है नेटवर्क 18 के 2000 संवाददाताओं की टीम। 2000 रिपोर्टर हर दिन आपके इलाके की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे सबसे सटीक और सबसे पहले। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए सबसे पहले चलते हैं सैयद सुहेल के पास। डीडीए ने आज उन 25,000 भाग्यशाली लोगों के नामों का ऐलान कर दिया जिनका दिल्ली में अपना घर पाने का सपना पूरा हो गया है। डीडीए ने एक ड्रॉ के जरिए विजेताओं के नामों का ऐलान किया। डीडीए के ड्रॉ में 1 घंटा 45 मिनट लगा। पूरी प्रक्रिया के बाद 5 बजे तक सभी विजेताओं के नाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। पहली बार ड्रॉ की पूरी प्रक्रिया पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में पूरा काम किया गया। इस बार घर लेने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। जिनके नाम फ्लैट नहीं निकला है उनके पैसे 1 महीने के भीतर उनके खाते में वापस आ जाएंगे। आज ड्रॉ में जिन लोगों के नाम नहीं आए उन्होंने हंगामा भी किया, लेकिन जिन लोगों को फ्लैट मिले हैं उन्होंने खुशी जाहिर की। यार ऑब्वियसली 4 महीने दिल्ली में आए हुए हैं, 4 महीने के अंदर अंदर मकान मिल गया अपन को। क्या इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी, घर का मकान मिल गया। जी मैंने फर्स्ट टाइम भरा था। LIG फ्लैट्स के लिए मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी, तो मेरा रोहिणी में LIG फ्लैट निकला है डीडीए का अपना, और काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे हैं, बट इस बार देखिए चांस लग गया है, तो बड़ी खुशी है पूरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर दीपक पेंटल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। दीपक पेंटल को ठगी और फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक प्रोफेसर की याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने दीपक पेंटल को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। पी पार्थसारथी नाम प्रोफेसर ने दीपक पेंटल पर बौद्धिक चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि दीपक पेंटल और उसके एक छात्र ने बायोटेक्नोलॉजी पर उनके शोध पत्र को अपना बताकर पब्लिश कर दिया। दीपक पेंटल 2005 से 2010 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उन्हें देश और विदेश में कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। आने वाले दिनों में नोएडा और गाजियाबाद से ऑटो के जरिए दिल्ली और फरीदाबाद आना जाना आसान हो जाएगा। जल्द ही इन दोनों शहरों के ऑटो को NCR परमिट जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये बिना किसी रोक टोक के दिल्ली और हरियाणा आ जा सकेंगे। परमिट देने का काम बुधवार से शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग नोएडा और गाजियाबाद के ऑटो वालों को NCR परमिट देने जा रहा है। NCR परमिट के साथ ऑटो रिक्शा दिल्ली और फरीदाबाद बिना रोक टोक के आ जा सकेंगे। दिल्ली के लिए करीब 4500 ऑटो को NCR परमिट दिया जाएगा, तो वहीं हरियाणा के लिए 1000 ऑटो को परमिट दिया जाएगा। परिवहन विभाग का कहना है कि NCR परमिट वाले ऑटो की अलग से पहचान हो सके, इसके लिए इनके रंग में भी थोड़ा परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन किराया कितना होगा वो अभी तय नहीं है। आज नोटिफिकेशन आ जाएगा पब्लिक के लिए, मतलब आज आम जनता को विज्ञप्ति दी जाएगी बाकायदा, और उसके बाद परमिट उठाने वाला काम शुरू होगा, जो कि मेन वो है। इस फैसले के बाद सालों से चल रही लोगों की मांग पूरी हुई है। लोगों के साथ साथ ऑटो वाले भी इस फैसले से खुश हैं। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर थाना क्षेत्र में कार सवार हमलावरों ने एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ये तस्वीर है प्रदीप की, जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर पहलवानी कर चुका प्रदीप फिलहाल प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। परिवार वालों के अनुसार प्रदीप को सोमवार देर शाम उस समय गोली मारी गई जब वो स्कूटर से नजफगढ़ जा रहा था। सुरखपुर इलाके में उस समय लगभग 8 से 10 गोलियां चलाई गईं। स्विफ्ट कार में सवार हमलावरों ने पहले स्कूटर को पीछे से टक्कर मारकर गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद अचानक फायर करना शुरू कर दिया। लगभग 7 या 8 गोली इन पे चलाई, जिसमें 4-5 इनको लगी है गोली, और इन 5 लड़कों में से एक लड़के को प्रदीप पहलवान जी ने पहचाना है, जिसका नाम अमित खच्चर है। छावला के विकास हॉस्पिटल में ICU में भर्ती प्रदीप की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस की कई टीमें हमलावरों की धर पकड़ के लिए लगा दी गई हैं। बिहार और झारखंड की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी चंद्रमोहन के पास। झारखंड विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान मंगलवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। पहले चरण में 6 जिलों के 13 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। पहले चरण में 61% वोटिंग हुई। झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ा। युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं की लंबी लंबी कतारें मतदाताओं के उत्साह को बयां करती दिखीं। ये सभी सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों की हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए थे।
इसके लिए करीब 40,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। साथ ही आपात व्यवस्था के तहत भारतीय वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टर विभिन्न इलाकों में तैनात किए गए थे। नक्सलियों की चेतावनी के बावजूद लातेहार में जिस तरह महिला मतदाताओं ने उत्साह दिखाया, उसके बाद प्रशासन ने कुछ मतदाताओं को प्रशस्ति पत्र और ग्रीटिंग कार्ड देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के चाईबासा में चुनाव प्रचार किया। सार्क देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नेपाल यात्रा से पहले प्रधानमंत्री की ये आखिरी रैली थी। इस रैली में मोदी ने झारखंड की ताकत और उसके गौरव की यादें भी दिलाई। नरेंद्र मोदी ने झारखंड के विकास के लिए बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार के लिए वोट डालने की जनता से अपील की। इस मौके पर उन्होंने आदिवासी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। चाईबासा की रैली में मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और देश और सूबे के पिछड़ेपन का ठीकरा कांग्रेस पर ही फोड़ा। और वो कहते हैं कि मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, मोदी ने ठिकाना नहीं किया। मैं जरा इनको पूछना चाहता हूं, क्या आपने किया था और मैंने आके ताला लगा दिया क्या? चाईबासा में प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की अब तक की उपलब्धियों का जिक्र किया। मोदी ने जनधन योजना और स्वच्छ भारत अभियान से गरीबों के हितों को जोड़ा और विकास को रफ्तार देने के लिए बीजेपी पर भरोसा करने की अपील की। हरियाणा और पंजाब की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अंकुश महाजन के पास। हरियाणा के हिसार कोर्ट ने रामपाल की पुलिस रिमांड 6 दिन के लिए बढ़ा दी है। साथ ही पुलिस ने ये भी कहा है कि रामपाल और उसके अन्य रिश्तेदारों से पूछताछ करनी है। साथ ही पुलिस ने ये भी कहा है कि आश्रम में इतने हथियार कहां से आए, इसका भी पता लगाना है। पुलिस ने बताया कि रामपाल के आश्रम से भारी मात्रा में फर्जी आई कार्ड्स मिले हैं। ये पहचान पत्र पत्रकारों के नाम पर बने हैं। इसके अलावा फर्जी पैन कार्ड भी मिले हैं। रामपाल के आश्रम की तलाशी में लगातार नई नई बातें सामने आ रही हैं। उसके आश्रम में भारी मात्रा में हथियार मिल चुके हैं। पुलिस अब इन हथियारों के बारे में पूरी पड़ताल करना चाहती है। इसी आधार पर पुलिस ने अदालत से रामपाल की रिमांड की मांग की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। जम्मू कश्मीर के पहले चरण के मतदान के लिए लोगों में खासा जोश दिखा। लोगों के जोश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले चरण में 70% से ज्यादा मतदान हुआ। इस बार का चुनाव घाटी और जम्मू के लोगों के लिए उम्मीदों का चुनाव बनकर आया है। लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार लोगों को बेरोजगारी और दूसरी दुश्वारियों से निजात दिलाएगी। कड़ाके की ठंड, आतंकवादियों के हमले के अंदेशे और अलगाववादियों के बहिष्कार के ऐलान के बावजूद मतदाताओं का जोश काबिले तारीफ रहा, इसमें कोई शक नहीं। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की मजबूती नई सुबह का संदेश दे रही है। पहले चरण के मतदान की गूंज दूसरे चरणों में भी सुनाई पड़ेगी, ये तय है। हालांकि बांदीपोरा में एक मतदान केंद्र के बाहर हल्के विस्फोट की खबर आई, लेकिन इससे वोट डालने वालों के जोश पर कोई असर नहीं पड़ा। नहीं, कोई बम वगैरह नहीं फटा। जो हमारी इन्फॉर्मेशन, हम मौके पे भी गए, एक पटाखा लगता है जिससे कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ है। बाकी हमारा काम ये था कि एक माहौल पैदा किया जाए जिसमें आम लोगों को सहूलियत हो और बगैर खतरे के और बगैर किसी खौफ के वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। अब हम यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी इमरान के पास। बलरामपुर में एक तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। सोमवार को एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। तेंदुए ने घर में घुसकर राम अवतार पासवान नाम के व्यक्ति पर हमला किया। लोगों के मुताबिक राम अवतार की गर्दन पर चोट के निशान हैं। इसके अलावा शरीर के बाकी हिस्सों पर भी हमले के निशान मिले हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में तेंदुए के हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा तेंदुए ने दर्जन भर से ज्यादा मवेशियों को भी अपना शिकार बनाया है। गुस्साए लोगों ने वन विभाग और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ताज नगरी आगरा में एक अनोखा जागरण पेश किया गया। हिंदू और मुसलमान समुदाय के लोगों ने इस अनोखे जागरण को पेश किया और अनूठी भाईचारे की मिसाल पेश की। आगरा की मुगलिया संस्कृति में हिंदू मुस्लिम एकता की कई मिसालें देखने को मिलती थी, जो आज भी किसी न किसी रूप में सामने आती है। इन्हीं में से एक था सोमवार को शहर में हुआ देवी जागरण। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बने इस जागरण को देखने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए। पुलिस ने भी इसके लिए खास सुरक्षा इंतजाम किए थे। एतमा उद्दौला क्षेत्र में यमुना घाट के पास बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। यहीं रहने वाले खलील मोहम्मद ने समाज के सहयोग और हिंदू श्रद्धालुओं के साथ मिलकर पूरी रात
देवी जागरण का आयोजन किया। हिंदू मुस्लिम सब कराते हैं। कौन आपका साथ मुस्लिम देते हैं? हाँ, मुस्लिम पूरा साथ देते हैं, हम उनका साथ देते हैं हर चीज में जी। हर चीज में जो साथ मिलता है हम उन्हें देते हैं। हमारी पूरी मदद मुसलमान लोग भी करते हैं, हम हिंदू लोग भी करते हैं उनके साथ। आजमगढ़ के जमका गांव में एक बेटे ने पिता की डांट से नाराज होकर अपने पिता की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर चुकी है। कानपुर के रावतपुर गांव में नाले से एक अज्ञात लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नाले से युवक का शव निकलवाया और फिर कुछ लोगों ने उसे देखकर उसकी पहचान राजू के रूप में की, जो कि पेशे से ठेकेदार है। जी हां, अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए मनोज शर्मा के पास। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन ने चुनावी सभा में एक विवादित बयान दिया है। पारस जैन नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां विरोधी प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए पारस जैन ने लोगों से कहा कि अगर वो वोट के बदले पैसे बांटे तो ले लेना। पारस जैन अपनी ही पार्टी के बागी प्रत्याशी के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर वोट देने के लिए कोई पैसे दे तो ले लेना। इतना ही नहीं, पारस जैन ने यह भी कहा कि मुझे पैसे देंगे तो मैं भी ले लूंगा, क्योंकि हम तो इंटरनेशनल फकीर हैं। पोलाय कला नगर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन और बीजेपी नेता विजेंद्र सिंह सिसोदिया प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। पार्टी के बागी प्रत्याशी लखन चंद्रवंशी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं। मंत्री जी लगातार उन पर ही निशाना साधते रहे। अपने बेलगाम बयान से बेपरवाह मंत्री जी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। इसके पहले मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है, वो जब उठते थे, जब आरएसएस पे आरोप लगाते थे, उस टाइम मेरे से मीडिया पूछता था तो मैं एक ही बात करता था कि भगवान महाकाल इनको ऐसी सद्बुद्धि दे, चुनाव के पहले विधानसभा लोकसभा के एक बार रोज बोले तो 2000 वोट मध्य प्रदेश में हमारे बढ़ते जाते थे। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए 450 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। पहले चरण में 100 करोड़ रुपए के काम होंगे और इसमें बिल्डरों को स्टेशन की आसपास की जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल करने की इजाजत भी होगी। हबीबगंज स्टेशन के विकास के लिए इंडियन रेल स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भोपाल में अपने मन माफिक बिल्डर्स और डेवलपर्स नहीं मिल पाए हैं और अब IRSDC इंदौर और दिल्ली में प्री बिड कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी। स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए बिल्डर्स और डेवलपर्स से मांगे गए सुझाव की तारीख भी बढ़ाकर 23 दिसंबर कर दी गई है। स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए पहले से तय की गई शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे ने 100 करोड़ के लायक जो स्टेशन में रीडेवलपमेंट कर सकते हैं उसको प्रथम फेज में रखा है। इसके अलावा जो पूरा फेज है, अगर पैसे और आगे इंशाल्लाह तो हम उसको भी कर लेंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना में जुगल किशोर मंदिर के आसपास सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यहां मंदिर के चारों ओर करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं और नेताओं ने सालों से कब्जा जमा रखा है। जबलपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। देश दिन भर में महाराष्ट्र और गुजरात की खबरों के लिए अब हम चलेंगे विवेक गुप्ता के पास। गुजरात के मोरबी जिले में एक विधायक नशे की धुत में पाया गया और वो लोहे की रॉड से युवक को पीटता हुआ नजर आया। एक युवक की पिटाई करते कैमरे में कैद ये है गुजरात की मोरबी सीट से बीजेपी के विधायक कांतिलाल अमूर्तिया। अपने बॉडीगार्ड के साथ मिलकर उन्होंने जिस युवक की रॉड से पिटाई की वो कथित रूप से नशे में था। पुलिस का कहना है कि नशे में धुत युवक हाथ में तलवार लिए हुए था। तभी वहां मौजूद विधायक ने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। ये वीडियो भीड़ में मौजूद एक शख्स ने रिकॉर्ड किया था। ये वीडियो सोशल साइट्स और व्हाट्सएप पर अपलोड है। वहीं इस वीडियो पर विधायक अमूर्तिया ने सफाई दी है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो युवक हाथ में तलवार लेकर लोगों को डराया था। ऐसे में उस पर काबू करने के लिए मैंने रॉड उठाई और जो जरूरी लगा वही किया। मशहूर कथक नृत्यांगना सितारा देवी का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो 94 साल की थी। 60 साल के लंबे करियर ने सितारा देवी ने देश विदेश के मशहूर जगह पर कार्यक्रम किया। 1920 में कथक्कर सुखदेव महाराज के परिवार में जन्मी सितारा देवी ने प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना के तौर पर अपनी पहचान बनाई और वो हिंदुस्तान की कथक क्वीन के नाम से जानी गई।
एक ऐसी पदवी जो उन्हें महज 16 साल की उम्र में मिली जब वो मुंबई पहुंची और अपनी कला से रविंद्रनाथ टैगोर का मन मोह लिया, जिसके बाद टैगोर ने उन्हें नृत्य सम्राज्ञी के पदवी से नवाजा। सितारा देवी कुछ दिनों से बीमार थी, 10 रोज हो गए इनको, अभी हम लोगों ने जसलोक में लाया। उसके बाद पेट में दर्द की वजह से हम लोग ने ये, उसके पहले वो बिल्कुल सही थी और बिल्कुल डांस गाना जो भी है हम लोग का माहौल उसमें ही था। कथक को बॉलीवुड में लाने का श्रेय भी सितारा देवी को ही जाता है। वो सिर्फ 12 साल की थी जब फिल्मकार निरंजन शर्मा ने उन्हें अपनी फिल्म में कोरियोग्राफर के तौर पर लिया और 15 साल की उम्र में उन्हें बतौर अभिनेत्री अपना पहला किरदार मिला निर्देशक महबूब खान की फिल्म अल हिलाल में, और उसके बाद उन्होंने देवदास और वतन जैसी फिल्मों में भी काम किया। सितारा देवी ने महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में लड़का बनकर भी डांस किया, जो अभी तक का उनका आखिरी डांस रहा है। देश दिन भर में अभी समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे जयपुर की खबरों के लिए अपने संवाददाता भवानी के पास। राजस्थान में स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़ दिया। 46 में से 36 निकायों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। 8 निकायों में कांग्रेस को बहुमत मिला। 5 नगर निगमों में भी अब बीजेपी का बोर्ड बनना तय। जयपुर में बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल है। राजस्थान में निकाय चुनावों में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर में भाजपा का बोर्ड बनना तय है। जोधपुर के जालौर नगर परिषद व भीनमाल नगर पालिका के चुनावों का परिणाम आने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। नगर परिषद जालौर में 30 वार्डों में से बीजेपी ने 15 सीटों पर कब्जा किया। भाजपा की जीत के बाद ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र जालौर पहुंचे व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जीते उम्मीदवारों को बधाई दी। पूरे राजस्थान में वसुंधरा जी की लहर है और नरेंद्र मोदी की लहर है और मतदाता और हमारे जो कार्यकर्ता सब एक होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं।